नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने चंद्रपुरा के अलारगो पहुंचे हैं। अलारगो स्थित बने स्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद हेमंत सोरेन को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इसके बाद वो सीधे स्वर्गीय महतो के पैतृक आवास पहुंचे और जगन्नाथ महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया है। इसके बाद दिवंगत महतो की पत्नी बेबी देवी और बेटा अखिलेश महतो तो आपको बताते चले कि इसके बाद दिवंगत महतो की पत्नी बेबी देवी और बेटा अखिलेश महतो उर्फ राजू से मिलकर हालचाल पूछा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के पहुंचते ही स्वर्गीय महतो की पत्नी बेबी देवी फफक फफक के रोने लगी। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने उन्हें ढांढस बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। तो आपको बताते चले कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का आज श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद आपको बताते चले कि जगन्नाथ महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंद्रपुरा के अलारगो पहुंचे हैं। अलारगो स्थित बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद हेमंत सोरेन को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद वो सीधे स्वर्गीय महतो के पैतृक आवास पहुंचे और जगन्नाथ महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद दिवंगत महतो की पत्नी बेबी देवी और बेटा अखिलेश महतो उर्फ राजू से मिलकर हालचाल उनका पूछा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के पहुंचते ही स्वर्गीय महतो की पत्नी बेबी देवी उनको देखकर रोने लगी। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें सांत्वना दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है, जहां पर महिलाओं को सीएम ने चौपाल में बुलाया। वहीं पूर्व मंत्री ने इसकी निंदा की है। दरअसल मुख्यमंत्री ने पलवल में 12 से 14 अप्रैल तक जनसंवाद किया है और इस दौरान वह गांव-गांव गए और रात में ठहरे भी। वहीं जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से सीधे बात की और आम ग्रामीण से बात कर उनके मन की बात भी जानी। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गाँव चांदहट की चौपाल पर महिलाओं को बुलाए जाने की बात कही, जिसे लेकर पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने इसे गलत बताते हुए सभ्यता का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि चौपाल पर गांव के लोग फैसला करते हैं, महिलाएं उस फैसले को हमेशा से मानती आ रही हैं। दलाल के इस बयान के बाद बीजेपी होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर ने कहा, पहले के समय और आज के समय में बदलाव आ चुका है। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर एक साथ दे रही हैं। वहीं बीजेपी सरकार महिलाओं का हमेशा सम्मान करती आई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कर्ण सिंह दलाल एक सीनियर नेता है और ऐसे में उन्हें ऐसा बयान जारी नहीं करना चाहिए। तो आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित की, जहां पर उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी, साथ ही साथ उसका हल भी किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान गांव-गांव जाकर रात में वो ठहरे भी और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से सीधे उन्होंने बात की। आम ग्रामीण से बात कर उनके मन की बात भी जानी है मुख्यमंत्री ने। और वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव चांदहट की चौपाल पर महिलाओं को बुलाए जाने की बात कही, जिसे लेकर पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने इसे गलत बताया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये सभ्यता का अपमान है। कहा कि चौपाल पर गांव के लोग फैसला करते हैं, महिलाएं उस फैसले को हमेशा से मानती आ रही है। दलाल के इस बयान के बाद बीजेपी होडल विधायक जगदीश नायर और हथीन विधायक प्रवीण डागर ने कहा, पहले के समय और आज के समय में बदलाव आ चुका है। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर साथ दे रही हैं। बीजेपी सरकार महिलाओं का हमेशा सम्मान करते आई है।
चौपालों पर मुख्यमंत्री का ये कहना कि महिलाएं चौपालों पर क्यों नहीं बुलाई जा रही, इन्होंने हमारे इलाके की सभ्यता को अपमानित किया है। क्या मुख्यमंत्री को इतनी अकल नहीं है कि वो ये जानते हो कि गांव की चौपालों पर महिलाएं नहीं आया करती? गांव की चौपालों पर गांव के लोग फैसले करते हैं और हमारे इलाके की महिलाएं गांवों के किए हुए फैसलों को मानती हैं। तो मुख्यमंत्री ने हमारे इलाके के लोगों को मायूस किया है। मंत्री जी वैसे बड़े लीडर हैं करंदलाल जी, उनको ये बातें मुझे भी कहते में ये बड़ी अटपटी सी लग रही है। इतने बड़े कद के लीडर को ये बात शोभा नहीं देती। महिलाओं को तो आज देश में बराबर का जो है ना दर्जा दिया गया है, महिलाएं बराबर का दर्जा लेकर चल रही है। हम महिलाओं को अपने साथ बराबर का हिस्सेदारी मानते हैं और महिलाओं का सम्मान भी बराबर होना चाहिए, मेरी तो व्यक्तिगत राय। और माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को 50% आरक्षण इसीलिए दिया है कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के आए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। देखो हमारी पुरानी संस्कृति है, ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी पुरानी हमारी कि जहाँ पे लेडीज पहले से ही चौपालों पे जाती नहीं थी, लेकिन आज माहौल दूसरा बदल रहा है। तो वैसे तो ज़्यादा ये चांदट गांव का मैटर था, मंगला जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन वहाँ पे चर्चा भी की, तो मैं तो इस विषय पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अब जो प्रचलन है उसमें बदलाव। तो वहीं पलवल की अनाज मंडी से गेहूं की लिफ्टिंग ना होने के चलते जहां आड़तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अनाज की पेमेंट ना मिलने से किसान भी परेशान है। दरअसल आड़तियों और किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे तो सरकार 3 दिन में पेमेंट कराने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बताते चले कि आड़तियों ने किसान के गेहूं की टोल कराकर उसको बोरियों में भर दिया गया है, लेकिन लिफ्टिंग ना होने के कारण वह अनाज मंडी में ही रुका हुआ है। उनका कहना है कि कछुआ गति से चल रही लिफ्टिंग में उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि जब तक यहां से यह अनाज होकर लिफ्ट होकर अपनी जगह पर नहीं पहुंचेगा तब तक किसानों को भी पेमेंट नहीं होगी। उधर नई अनाज के लिए मंडी में जगह कम पड़ती नजर आ रही है, वही किसानों की पेमेंट भी समय से नहीं हो पा रही है। आड़तियों का कहना है कि वैल्यू कट और लस्टर लॉस को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई साफ तौर से नहीं कहा गया है। केवल किसान के पास से वैल्यू कट और लस्टर लॉस की पैसा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर वक्त रहते लिफ्टिंग नहीं हुई तो यहां पर किसानों का अनाज रखना मुश्किल हो जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्टरों के द्वारा उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है और अब वह ट्रांसपोर्टरों से संपर्क कर रहे हैं और कोई संतोषपूर्वक जवाब उनको नहीं दिया जा रहा है। समस्याएं रुस्तम भाई इतनी हैं कि पहले तो खरीद नहीं हुई, जब खरीद हुई अब उनकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है, और जब तक अनाज की लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक किसान को भुगतान नहीं होगा। अब ये नुकसान सीधा किसान को हो रहा है। अगर किसान को अभी कितनी अगली फसल की भी तैयारी करनी है और अपना जो पुराना पेंडिंग होता है, कहीं आड़ती को देना होता है, कहीं किसी को देना होता है, किसी ब्याज पे रुपये लिए होते हैं, जब उसको पैसा मिलेगा नहीं तो वो देगा कहाँ से। इससे बहुत भारी जो है परेशानी का सामना किसान कर रहे हैं। देखो अभी तक अनाज मंडी पलवल में 1,88,000 क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जिसमें वेयर हाउस की 1,69,000 क्विंटल की और डीएफएससी की होगी 18,000 क्विंटल की, जिसमें से वेयर हाउस ने अभी तक उठान किया 1 लाख कट्टों का और डीएफएससी के द्वारा अभी तक उठान किया नहीं गया है। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों के डीएम के पास पत्राचार भी किया गया है, जिसमें और टेलीफोन के माध्यम से सूचित भी किया गया है। और उन्होंने बताया कि जो ये स्टैक वगैरह लग रहे हैं ना, ये एफसीआई जो स्टेट से बाहर भरतपुर वगैरह वहाँ पे लग रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट में कुछ समस्या आ रही है। ये सामने आपको सब दिखाई दे रहा होगा, चट्टा वगैरह लगे पड़े हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कुछ माल एलोकेशन के द्वारा राजस्थान दिल्ली के लिए जा रहा है, वो ठेकेदार गाड़ियाँ नहीं देता है। अब उससे बातचीत कर ली, हमारे यहाँ से एक प्रोसीजर होता है पोर्टल के द्वारा रेडी टू लिफ्ट करने के लिए, जो हम ऑक्शन करके जे फॉर्म बना देते हैं, उसके बाद रेडी टू लिफ्ट हो जाता है, हमारी तरफ से हो जाता है, एजेंसी करती है उसको और फिर हमारे लिए गाड़ी भेजता है ट्रांसपोर्टर। ना तो वो भेज रहा, ना कोई लोकल में है जो जिनके ट्रांसपोर्टेशन, ना वो भेज रहे। एक भी गाड़ी अभी तक नहीं आई है। जब तक ये नहीं जाएगा फिर
इसके द्वारा पेमेंट का पोर्टल रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। झारखंड की नई नियोजन नीति का विरोध राज्य भर में हर तरफ हो रही है। कई छात्र संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं 60 से 40 आधारित नियोजन नीति का विरोध सड़क से लेकर सदन तक जारी है। छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेकर झारखंड बंद तक किया जा रहा है। निजी नियोजन नीति के विरोध में इसे लेकर जीप सदस्य अजय कुमार महतो के नेतृत्व मोतरानारी पुराना पंचायत भवन से मशाल जुलूस निकालकर सनीचर हटिया तक लेकर गया और इस दौरान सभी लोगों ने हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाए। आपको बताते चले कि नियोजन नीति का विरोध कर रहे थे ये, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का कार्य किया है और अब राज्य में नई नियोजन नीति के तहत 60 से 40 लागू किए गए हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब तक सरकार इस नीति को नहीं हटाती है तब तक जोरदार आंदोलन होते रहेगा। साथ ही आने वाली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी आर पार की लड़ाई होगी। तो आपको बताते चले कि नियोजन नीति को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि छात्र संगठन ये प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल झारखंड बंद भी किया जा रहा है। वहीं नई नियोजन नीति के विरोध में इसे लेकर जीप सदस्य अजय कुमार महतो के नेतृत्व मोतरानारी पुराना पंचायत भवन से मशाल जुलूस निकालकर सनीचर हटिया तक लेकर गए और इस दौरान सभी लोगों ने हेमंत सोरेन के हाय हाय के नारे भी लगाए। नियोजन नीति का विरोध कर रहे थे दरअसल ये छात्र। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है और अब राज्य में नई नियोजन नीति के तहत 60 से 40 लागू किया गया है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब तक सरकार इस नीति को नहीं हटाती है तब तक जोरदार आंदोलन जारी रहेगा। पूरे झारखंड में पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे और पूरा झारखंड को बंद करने का काम करेंगे और जो हमारे अधिकार को छीनने का काम सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम लोग कल जैसे द्वारा जो बंदी है हम लोग बंद करने का काम किए हैं। कल हम लोग जितने भी हैं गांव घर या शहर में व्यवसाय हैं सबसे निवेदन करके हम लोग उसे बंद करने का शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करेंगे। हम लोग पूरे झारखंड में पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे और पूरा झारखंड को बंद करने का काम करेंगे और जो हमारे अधिकार को छीनने का काम सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम लोग कल जैसे द्वारा जो बंदी है हम लोग बंद करने का काम किए हैं। कल हम लोग जितने भी हैं गांव घर या शहर में व्यवसाय हैं सबसे निवेदन करके हम लोग उसे बंद करने का शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। आसमानी बिजली गिरने से एक मकान को क्षति पहुंचने के अलावा घर के सभी बिजली से चलने वाले उपकरण जल गए हैं। आर्य नगर निवासी केवल कृष्ण ने बताया कि दोपहर 2:10 में करीब जब बूंदाबांदी हो रही थी तो अचानक आसमानी बिजली उनके मकान पर गिरी। मकान की छत की चारदीवारी और मकान को क्षति पहुंचने के अलावा उसके घर के बिजली से चलने वाली सभी उपकरण जैसे कि फ्रिज, टीवी, इन्वर्टर, एसी, बल्ब और ट्यूबलाइट जैसे सभी उपकरण जल गए हैं। और बताते चले कि केवल कृष्ण ने बताया कि खुशकिस्मती है कि नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको बताते चले कि आसमानी बिजली गिरने से एक मकान को क्षति पहुंचाने के अलावा घर के सभी बिजली से चलने वाले उपकरण जल गए हैं। वहीं आर्य नगर निवासी केवल कृष्ण ने बताया कि दोपहर 2:10 में करीब ये बूंदाबांदी हो रही थी और उसके बाद अचानक आसमानी बिजली उनके मकान पर गिरी। मकान के छत की चारदीवारी और मकान को क्षति पहुंचाने के अलावा उसके घर के जो भी उपकरण थे वो भी जल गए हैं। पंजाब पुलिस पर आरोप। बिना लोकल पुलिस के आरोपियों को पकड़ने पहुंची खाली हाथ लौटी पुलिस। पंजाब पुलिस गोहला चीका पहुंची है और इस दौरान पुलिस ने किसी भी लोकल पुलिस को जानकारी नहीं दी है। पुलिस चीका में 420 धारा के आरोपी को पकड़ने के लिए वार्ड नंबर 12 में पहुंची थी। पटियाला से नोटिस देने पहुंचे
इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने कहा कि अमरीक सिंह और उसके परिवार पर धारा 420 अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके तहत उसे कोर्ट पे पेश होने के लिए नोटिस देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। वहीं पर हुई खींचातानी के चलते मामला चीका थाना तक पहुंच गया। सुखविंदर सिंह ने कहा कि 10 दिन का नोटिस देकर हम वापस रवानगी कर रहे हैं। आगामी जो कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। तो आपको बताते चले कि पंजाब पुलिस पर आरोप लगा है। दरअसल आपको बताते चले कि इस दौरान पुलिस ने किसी भी लोकल पुलिस को जानकारी नहीं दी और पुलिस चीका में 420 धारा के आरोपी को पकड़ने के लिए वार्ड नंबर 12 में पहुंची थी, जहां पर पटियाला से नोटिस देने पहुंचे इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने कहा कि अमरीक सिंह और उसके परिवार पर धारा 420 के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके तहत उसे कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। वहीं पर हुई खींचातानी के चलते मामला चीका थाना तक पहुंच गया है। सुखविंदर सिंह ने कहा कि 10 दिन का नोटिस देकर हम वापस रवानगी कर रहे हैं और आगामी जो कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। उनने ये जो आरोपी पक्ष है 118 नंबर मुकदमे के, ये चीका के रहने वाले हैं और इन्होंने ये बोला था कि हमारे पास इस संबंध में कोर्ट में केस है, तो उनकी संतुष्टि होगी थी, वो अब चले गए वहाँ ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। तो बंधक बनाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या ये लोकल पुलिस को साथ लेना उचित नहीं समझा उन्होंने? यानी लोकल पुलिस में उन्होंने अपनी आमद रवानगी करवाई है और उनके SHO का भी, इंस्पेक्टर प्रदीप जियो का मेरे पास मैसेज फ़ोन भी आया था पहले, वे मेरे कर्मचारी आए हुए हैं इनको करना। तो क्या पंजाब पुलिस वापस चली गई? हाँ चले गए, सब लोग चले गए। ना एक अमरीक सिंह पुत्र गुरपाल सिंह है, उन्होंने पूरी फैमिली के मुकदमा दर्ज होया है 406 420 का 118 नंबर। ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 55 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 197 ਕਨਾਲ। ਉਹਦਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? 3 ਜਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। नोटिस दिता उन्होंने, ये कहते थाने जाके जाना, थाने जाके देता। ये बात सामने आई है कि पुलिस ने जबरदस्ती उसको उठाने की कोशिश की है। अमरीक सिंह जबरदस्ती क्यों? तो मुकदमा दर्ज है, FIR अरेस्ट भी कर सकते हैं, उस जबरदस्ती की गलता कोई है नहीं जितना बिना मुकदमे तो। बैलेट पेपर से हो रहा चुनाव, मोकमा प्रखंड कृषि भवन में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए मतदान की प्रतिक्रिया जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सदस्य वोट डाल रहे हैं। वहीं कुल 180 मतदाता अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। चुनाव बाद मतगणना भी आज ही हो जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि मतदान केंद्र के पास पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। तो आपको बताते चले कि व्यापार मंडल अध्यक्ष के पद के लिए मतदान है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच ये वोटिंग हो रही है। आज मोकामा में व्यापार मंडल का चुनाव है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए और एक सदस्य पद के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव वर्तमान में शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। आज ही इसका काउंटिंग शाम में होगा और आज ही रिजल्ट डिक्लेयर भी किया जाएगा। आज मोकामा में व्यापार मंडल का चुनाव है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए और एक सदस्य पद के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव वर्तमान में शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। आज ही इसका काउंटिंग शाम में होगा और आज ही रिजल्ट डिक्लेयर भी। तो वहीं बाढ़ पुलिस ने अनुमंडल में ऑटो लुटेरों को गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचकर पूरे मामले का राजफाश कर दिया है। आपको बताते चले कि SSP भारत सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ऑटो लूट कांड में 3 लुटेरों को दबोच लिया गया है और लूट के ऑटो और मोबाइल सेट भी बरामद कर लिया गया है। वहीं शेष लुटेरों की गिरफ्तारी की कवायद भी की जा रही है। आपको बताते चले कि अनुमंडल में आए दिन ऑटो की लूट और चोरी की घटना के बाद पुलिस की गठित टीम को यह कामयाबी मिली है। का केस है 214-23 जो कि 11/4/23 को घटित हुआ था। 392 के अंदर ये केस घटित हुआ था, जिसके आधार पे एक टेम्पो वाहन जो है उसको जो है लूटा गया था। और हमारी जो यहाँ पे बाढ़ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी और यहाँ पे जो टेक्निकल टीम भी थी, उनके द्वारा इसमें बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और 11/4 को ही घटना हुई थी, तो विद इन ए वीक जो है इसको उद्भेदित इस कांड को किया है। तो इसमें
एक टेम्पो वाहन को रिकवर किया गया है, लूटे गए 3 मोबाइल भी इसमें बरामद हुए। तो वहीं दिव्यापुर नगर पंचायत ऑफिस के अंदर बने केमिकल रूम में भीषण आग लगी है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और एनटीपीसी और गेल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पा गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। फल, फूल और